हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में। इससे पहले ब्रिटेन का संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आप लोगों ने इन डिटेल पढ़ा। अब आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में। इस क्रम में आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें से मैंने 2 करवा दिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, संविधान का विकास और उसकी विशेषताएँ और स्विट्ज़रलैंड में मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आप लोगों को यदि पढ़ना है, जानना है, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे जाकर देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर जो है स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था। स्विट्ज़रलैंड में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये आप लोग समझने वाले, जानने वाले हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। ये कथन है ब्रुक्स के। ठीक है, यद्यपि स्विट्ज़रलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही परिपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या रूस। ठीक है, कहा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जो है जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा सा राज्य है, लेकिन ये विविधताओं में, यानी अगर इसमें भिन्नताएं देखी जाए तो ये उतना ही भिन्नता है जितना कि हमारे देश भारत में और अमेरिका में, जैसे कि, और रूस में। इसी कारण स्विट्ज़रलैंड में भी अमेरिका, भारत तथा देशों की भांति संघात्मक व्यवस्था को ही अपनाया गया है। जूर्चर के शब्दों में संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर स्विट्ज़रलैंड का शासन आधारित है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि स्विट्ज़रलैंड का शासन जो है किस पर आधारित है, तो संघवाद पे। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं, वरन एक संघ राज्य है। स्विट्ज़रलैंड क्या है? एक संघ राज्य है। स्विट्ज़रलैंड फेडरेशन, नॉट अ कॉन्फेडरेशन। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राज्य मंडल 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्ज़रलैंड एक राज्य मंडल है, संघ राज्य नहीं। उनका कथन है कि संविधान में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाइयां एक राज्य मंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। उनका द्वितीय तर्क यह है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ है वह एक संधि मात्र है, संविधान नहीं, और संधि एक राज्य मंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता यह है कि स्विट्ज़रलैंड एक संघ राज्य है, राज्य मंडल नहीं। राज्य मंडल का अर्थ राज्यों के उस ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं है कि 1848 में लिखित प्रलेख के रूप में की गई व्यवस्था एक संधि या गठबंधन मात्र था। वास्तव में यह कोई संधि या मात्र गठबंधन नहीं, वरन संविधान के सभी अर्थों में एक संविधान है। वस्तुतः जैसा कि वॉल्टर ने कहा है, सन 1848 के लोगों की भी यही राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और अब भी साधारण लोगों का ऐसा विश्वास है। स्विट्ज़रलैंड में 1998 में एक नया संविधान बना है तथा 1999 से इसे लागू किया गया है। इस नवीन संविधान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्ज़रलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं, वरन एक संघ राज्य है। वास्तव में स्विट्ज़रलैंड के लिए राज्य मंडल शब्द भ्रमात्मक है और यह एक संघ राज्य है। स्विस संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। लिखित और कठोर संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कैसा है? लिखित और कठोर है। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है इसमें, और उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये सब चीज़ों को डिटेल में। लिखित और कठोर संविधान, रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिससे केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहे
और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना तथा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियों व उसके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटनों की सरकारों की शक्ति माना गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटनों की सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। संघीय शासन का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी और यदि संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित कर सकती है। संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय उसी का काम होता है। नवीन यानी नई संविधान के अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्य मंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में पूरा नहीं उतरता। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता और उस रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटनों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानून का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघ संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस संबंध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर। संघात्मकता का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद यानी संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटन के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट यानी संघीय संसद के द्वितीय सदन के लिए भेजा जाता है। संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति, पावर ऑफ द यूनिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है। संशोधन प्रस्तावित करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाए। तिहरी नागरिकता, ट्रिपल सिटीजनशिप। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए।
प्रथम, संघ की नागरिकता और द्वितीय, राज्य की नागरिकता। स्विस संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है। वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है: म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम है: म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता तथा उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। उपयुक्त विवेचन से नितांत स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था के अधिकांश, लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं। संविधान में संघ के स्थान पर राज्य मंडल, कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया है और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उन्हें अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा एक विशेष कारण से है। स्विस नागरिक जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का प्रतिबंध लगाया जाए। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हैंस हुबर के शब्दों में, जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं, वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है। वस्तुतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों का ग्रहण कर लिया गया है। स्विस संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक न अपनाए जाने के कारण इसे संघीय शासन मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। संघीय शासन का मूल तत्व प्रोफेसर वियर के कथनानुसार शक्तियों के इस प्रकार विभाजन से तात्पर्य है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें हर एक स्वतंत्र भी रहे और अन्योन्याश्रित अथवा संयुक्त भी। संघीय व्यवस्था के अधिकारी विद्वान प्रोफेसर वियर स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्विट्जरलैंड में ऐसी ही स्थिति है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राज्यमंडल की संज्ञा देना भ्रमात्मक है। स्विस संघ में कैंटन और संघीय शासन का संबंध। स्विस संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की सम्मिलन प्रक्रिया इंटीग्रेशन प्रोसीजर द्वारा हुआ है। 13वीं सदी में 3 कैंटनों ने मिलकर राज्य मंडल का निर्माण किया, जिनकी संख्या वेस्टफेलिया की संधि के समय 13 हो गई और 1815 में वियना कांग्रेस के समय 22 हो गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक और कैंटन जूरा स्विस परिसंघ में सम्मिलित हुआ तथा इस प्रकार कैंटनों की संख्या 23 हो गई। 23 कैंटनों के नाम स्वयं संविधान के प्रथम अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिनका अर्थ यह लगाया जाता है कि यदि स्विस संघ में अन्य कोई पड़ोसी प्रदेश प्रविष्ट करना चाहे तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। संविधान के अनुसार छोटे बड़े सभी कैंटन वैधानिक दृष्टि से समान है। इन 23 कैंटनों में 20 पूर्ण व 6 अर्ध कैंटन है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में केवल 2 बातों की दृष्टि से अंतर है। प्रथम, संघीय सीनेट में प्रत्येक पूर्ण कैंटन को अपने 2 प्रतिनिधि, लेकिन अर्ध कैंटन को अपना एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। द्वितीय, संवैधानिक संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन का केवल आधा मत माना जाता है, जबकि पूर्ण कैंटन का एक मत एक समझा जाता है। इन अपवादों के अतिरिक्त प्रत्येक कैंटन और अर्ध कैंटन संवैधानिक दृष्टि से समान है। शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। स्विस संविधान में कुछ विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में रख दिए गए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कैंटन तथा संघीय सरकार
दोनों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, अर्थात उन्हें समवर्ती अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, तथा कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अधिकार क्षेत्र संघ तथा कैंटनों की सरकारों में विभक्त कर दिया गया है, अर्थात उन पर विभक्त अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। अवशिष्ट अधिकार कैंटनों को सौंपे गए हैं। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संघीय संविधान की सीमा के अंतर्गत कैंटन संप्रभुता संपन्न हैं। वे उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं जो संघ को हस्तांतरित न किए गए हो। नवीन संविधान के अंतर्गत परिसंघ और कैंटनों के बीच शक्ति विभाजन तथा परिसंघ के अधिकार क्षेत्र और कैंटनों के अधिकार क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 से लेकर 135 इस शक्ति विभाजन और परिसंघ तथा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संघीय अधिकार फेडरल पावर्स। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संघ सरकार को अनेक विषयों पर अनन्य एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान किया गया है। संघीय अधिकार क्षेत्र के प्रमुख विषय ये है: वैदेशिक संबंध अर्थात दूसरे देशों से संधियां करना, उनसे युद्ध की घोषणा करना, उन्हें उनके यहाँ राज्य प्रतिनिधि, दूत, प्रदूत आदि भेजना, देश की सुरक्षा अथवा सेना की व्यवस्था करना, डाक, तार, टेलीफोन, रेल मार्ग आदि यातायात व संदेश वाहन के साधन, विश्वविद्यालयी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, मुद्रा टंकण व नोट, बारूद तथा अस्त्र शस्त्र, नाप तौल के मापदंड, कॉपीराइट, पेटेंट, दीवानी, फौजदारी, वाणिज्य संबंधी विधियाँ, वन, लोक स्वास्थ्य, वायुपथ, नौवहन, जल शक्ति आदि। संघीय अधिकार क्षेत्र के इन विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है या इन विषयों के संबंध में संघीय शासन ही व्यवस्था कर सकती है। समवर्ती अधिकार कॉन्करेंट पावर्स। ये वे विषय जिन्हें समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है इस प्रकार है: प्रेस पर नियंत्रण, उद्योगों पर नियंत्रण तथा उनका नियमन, बैंक व्यवसाय, आप्रवासन यानी इमिग्रेशन और राजपथों हाईवेज की व्यवस्था आदि। इन विषयों पर संघ सरकार तथा कैंटनों की सरकारें दोनों को ही नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु यदि किसी विषय पर दोनों के बनाए गए नियमों में परस्पर विरोध हो जाए तो संघीय नियम ही मान्य होता है, कैंटन का नहीं। विभक्त अधिकार डिवाइडेड पावर्स। स्विस शासन प्रणाली की यह अनुपम विशेषता है कि यहाँ पर कुछ विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार संघ तथा राज्यों में बटा हुआ है। उदाहरणार्थ, विदेशों से संधियां करना संघीय अधिकार क्षेत्र में है, परंतु कैंटन अपने निकटवर्ती राज्यों से संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंतर्गत कुछ विशेष विषयों पर संधियां कर सकते हैं। सेना व्यवस्था तथा संचालन का कार्य भी संघ तथा कैंटनों में बटा हुआ है। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना कैंटनों का कर्तव्य है, परंतु संघ को यह निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है कि कैंटन अपने इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह कर्तव्य पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार कैंटनों को आर्थिक सहायता दे। संघीय रेलों के प्रशासन और नाप तौल के मापदंड में कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है कि लगभग प्रत्येक संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार उसे प्राप्त है। शक्ति विभाजन का एक अन्य पक्ष यह है कि संविधान के द्वारा कैंटनों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त है जो सामान्यतया संघ की इकाइयों को प्राप्त नहीं होते। संविधान की धारा 9 कैंटनों को विदेशी राज्यों के साथ संधियां करने का अधिकार प्रदान करती है और धारा 13 कैंटनों को सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार देती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक कैंटन तथा अर्ध कैंटन को अलग अलग संविधान बनाने तथा पृथक सरकार रखने का अधिकार है। कैंटनों को अपना अलग संविधान बनाते समय 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। प्रथम, कैंटनों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल होना चाहिए। द्वितीय, उनके द्वारा अपने संविधान में गणतंत्रात्मक प्रणाली को ही अपनाया जाना चाहिए, अन्य किसी शासन व्यवस्था को नहीं। तृतीय, उन्हें अपना संविधान अपनी जनता के द्वारा स्वीकार कराना चाहिए और नागरिकों के बहुमत द्वारा मांग किए जाने पर उसका संशोधन होना चाहिए।
संविधान द्वारा किया गया यह शक्ति विभाजन विधायी क्षेत्र के संबंध में ही है। प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय अधिकार के अनेक विषयों का प्रशासन कैंटनों की सरकारों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय शासन और कैंटनों के शासन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नवीन संविधान द्वारा परस्पर घनिष्ठता के इस संबंध को और मजबूती प्रदान की गई है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है, परिसंघ और कैंटन एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने में एक दूसरे को समर्थन देंगे। उनके संबंध आपसी सहयोग और समझ पर आधारित है। वे एक दूसरे को प्रशासनिक और न्यायिक सहयोग देंगे। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। स्विट्जरलैंड यद्यपि एक संघ राज्य है, किंतु उसकी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनसे प्रकट होता है कि स्विस संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है। मूल संविधान के अंतर्गत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इन बातों पर देखी जा सकती है। संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघीय सरकार को सौंपना। संविधान के द्वारा लगभग सभी महत्वपूर्ण विषय संघीय सरकार को सौंप दिए गए हैं और इस बात ने केंद्र को ऐसी उच्च स्थिति प्रदान कर दी है कि वह कैंटनों पर छाया रह सकता है। उदाहरण के लिए संविधान केंद्र को मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में अधिकार प्रदान करता है और यह एक ही अधिकार ऐसा है जिसके आधार पर कैंटनों के समस्त आर्थिक व व्यापारिक जीवन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्रीय सरकार को। समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उनके संबंध में अंतिम अधिकार केंद्रीय सरकार को है और कैंटनों की सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था केंद्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान कर देती है। केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की व्यवस्था। संविधान के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। संविधान की धारा 52 के अनुसार किसी कैंटन में अशांति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में केंद्र को इतना तक अधिकार है कि वह सरकारी सूत्र से सूचना मिलने की प्रतीक्षा किए बिना केवल गैर सरकारी सूत्र की सूचना के आधार पर ही किसी कैंटन का शासन अपने अधिकार में ले ले। यह व्यवस्था न केवल संविधान में है बल्कि व्यवहार के अंतर्गत भी केंद्र के द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान की धारा 16 के अंतर्गत 1848 और 1920 के बीच केंद्र के द्वारा आगे भी आवश्यकता अनुसार कैंटनों के शासन में हस्तक्षेप किया जाएगा। एंड्रे ने केंद्र की इस शक्ति के संबंध में लिखा है कि संघ सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के कारण कैंटन धीरे धीरे प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रहेंगे, अपितु संघ सरकार की आज्ञाओं को पूरा करने वाले प्रशासकीय जिलों के सदृश हो जाएंगे। कैंटनों के कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि कैंटन का कानून संघीय कानून के प्रतिकूल होने पर कैंटन के कानून पर संघीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त होगी तथा परिसंघ यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटन संघीय कानून का सम्मान करते हैं। कैंटनों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। कैंटन वित्तीय दृष्टि से भी केंद्रीय सरकार पर ही आश्रित है। कैंटनों पर संघीय सरकार का नियंत्रण। कैंटन संघ सरकार के अनुमोदन के बिना अपने संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण नहीं। विशेष बात यह है कि कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और केंद्र के द्वारा कैंटनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। संविधान में निहित केंद्रीयकरण की इस प्रवृत्ति के कारण संविधान की धारा 47 में वर्णित कैंटनों की स्वायत्तता हास्यास्पद हो जाती है। केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति के कारण डुप्रीज ने कहा है कि स्विस संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक तथा निरीक्षक बना देता है। व्यवहारिक राजनीति में केंद्रीकरण के तत्व। मूल संविधान के अंतर्गत तो केंद्रीकरण की यह प्रवृत्ति विद्यमान थी कि संविधान लागू किए जाने के बाद भी केंद्रीयकरण की इस प्रवृत्ति का निरंतर विकास हुआ है।
रायपॉड के कथन अनुसार अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्र को खंडों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले जा रहा है। 4 बातों ने स्विस संविधान के विकास में केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति को बल प्रदान किया है। ये है सामाजिक सेवाओं के लिए निरंतर बढ़ती हुई मांग, यातायात के साधनों तथा उद्योगों में यंत्रीकरण तथा औद्योगिक क्रांति, युद्ध और आर्थिक अवसाद। 1848 में निर्मित संविधान के अनुच्छेद 31 और 34 द्वारा केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था तथा ऐसे ही अधिकार नवीन संविधान के अनुच्छेद 110 और 111 द्वारा केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। इसी श्रेणी के अन्य भी अनेक विषय हैं। ये सभी विषय अपनी प्रकृति में बहुत अधिक व्यापक है। इन स्थितियों के कारण केंद्रीय सरकार धीरे धीरे देश के आर्थिक जीवन की संरक्षिका बन गई है। इन सब बातों के कारण केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। संघीय व्यवस्था में कैंटनों की महत्वपूर्ण स्थिति। केंद्रीकरण की उपयुक्त प्रवृत्ति के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्विस संघ में कैंटनों का कोई महत्व नहीं है। संविधान के द्वारा कैंटनों को न केवल अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, वरन निकटवर्ती राज्यों के साथ संधियाँ करने व सेना रखने की ऐसी शक्तियाँ भी प्रदान की गई है जो साधारणतया संघ राज्यों में इकाइयों को प्रदान नहीं की जाती है। संवैधानिक संशोधन कैंटनों की स्वीकृति से ही किए जा सकते हैं और नागरिकता तथा राजनीतिक गतिविधियों का मूल केंद्र कैंटन ही है। नवीन संविधान के भी अनुच्छेद 46 और 47 में भी समस्त राज्य व्यवस्था में कैंटनों की महत्वता को स्वीकार किया गया तथा कार्यक्षेत्र प्रदान उस पर बल दिया गया। अनुच्छेद 46 के अनुसार परिसंघ कैंटनों को अधिकाधिक संभव सीमा तक कार्यक्षेत्र प्रदान करेगा तथा उनकी विशिष्टताओं का सम्मान करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार परिसंघ कैंटनों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा। इन सब के अतिरिक्त स्थानीयता स्विस नागरिकों के स्वभाव का एक प्रमुख लक्षण है। बुक्स के शब्दों में प्रत्येक कैंटन सक्रिय राजनीतिक जीवन का केंद्र है। बोरियोर ने ठीक ही कहा है कि कैंटन वे छोटे राष्ट्र हैं जिनकी एकमात्र सतत आकांक्षा यह रहती है कि वे अपने राजनीतिक संगठन को पूर्ण करें और अपनी प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं का विकास करें। वास्तव में स्विस संघ के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकारें दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। इन दोनों में अत्यंत सद्भावनापूर्ण संबंध और पारस्परिक सहयोग है, जिनका प्रमाण यह है कि अधिकांश संघीय कानूनों की क्रियान्विति कैंटनों की सरकारों द्वारा ही की जाती है। नवीन संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकारों के बीच आपसी सहयोग की भावना और स्थितियों को पूर्व के संविधान और राज्य व्यवस्था की तुलना में अधिक प्रबल बनाने की चेष्टा की गई है। स्विट्जरलैंड के संघ की अमेरिकी संघ से तुलना। कंपैरिजन ऑफ स्विस फेडरेशन विद अमेरिकन फेडरेशन। संघात्मक व्यवस्था राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमेरिका की देन है। इस कारण विश्व के जिन देशों द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, उनकी तुलना अमेरिकी संघ से करना अनुचित ना होगा। समानताएं क्या है स्विस और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में? स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में प्रमुखतया जो समानताएं हैं वो इस प्रकार है। स्विस और अमेरिकी दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर हुआ है। स्विस कैंटनों को यूरोप के पड़ोसी राज्यों से भय था और उनसे अपनी रक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और उनसे अपनी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। अमेरिकी और स्विस दोनों संघ राज्यों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। प्रथम केंद्रोन्मुखी सेंट्रिपिटल प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा और द्वितीय केंद्र विमुखी सेंट्रीफ्यूगल प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया डिसइंटीग्रेशन द्वारा। अमेरिकी और स्विस दोनों ही संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थी और संबंधित राज्यों द्वारा दोनों ही संघों का निर्माण केंद्र उन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन
की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। इसके विपरीत भारतीय संघ या पूर्व सोवियत संघ का निर्माण केंद्र उन्मुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। स्विस और अमेरिकी दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए एक ही पद्धति को अपनाया गया है और वह पद्धति है गणना तथा अवशेष की पद्धति। दोनों ही संघ राज्यों के संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई है और सभी अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों को प्रदान की गई है। स्विस संविधान की धारा 3 और अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अधिकार संघ को नहीं दिए गए हैं वे सभी संघ की इकाइयों को प्राप्त होंगे। दोनों संघ राज्यों में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी संघ में प्रत्येक इकाई के द्वारा सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और स्विस संघ में प्रत्येक इकाई संघीय संसद के द्वितीय सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजती है। स्विस संघ के अंतर्गत इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। अमेरिकी और स्विस संघ दोनों ही संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों के अपने पृथक संविधान हैं और दोनों संघ राज्यों में यह शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाना चाहिए। अमेरिकी और स्विस दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों को संघ से संबद्ध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिकी और स्विस इन दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल थी और इन दोनों में इकाइयां ही संघ के आधार है, लेकिन इन दोनों संघ राज्यों के विकास में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रैपर्ड के कथन अनुसार अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्रों को खंडों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले जा रहा है। असमानताएं स्विस और अमेरिकी संघ में यदि एक और अनेक समानताएं हैं तो दूसरी ओर इनमें कुछ असमानताएं भी है जिन्होंने इन्हें एक दूसरे से भिन्न कर दिया है। ये असमानताएं इस प्रकार है। अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन स्विस संविधान में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है और भारत के ही समान समवर्ती अधिकार क्षेत्र के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है। यद्यपि दोनों संघों की इकाइयों के पृथक पृथक संविधान हैं, परंतु जहां अमेरिका में राज्यों के संविधान के संबंध में केवल इतना कहा गया है कि राज्यों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, वहां स्विस संघ की इकाइयों के संबंध में 3 निश्चित शर्तें रखी गई है। प्रथम, संघीय संविधान के प्रतिकूल कोई उपबंध नहीं हो। द्वितीय, शासन की गणतंत्री प्रणाली को अपनाते हुए जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग का अवसर दिया जाए। तृतीय, संविधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छा अनुसार संशोधन योग्य होना चाहिए। इस प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों की तुलना में स्विस कैंटनों पर अधिक नियंत्रण है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय विषयों का प्रबंध स्वयं संघीय शासन के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन स्विस संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबंध कैंटनों की सरकारों द्वारा ही किया जाता है। अमेरिकी संघ के संविधान और स्विस संघ के संविधान, इन दोनों संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघ की इकाइयों को न केवल संशोधन की पुष्टि में वरन संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन स्विस संविधान के अंतर्गत इकाइयों को संशोधन की पुष्टि के संबंध में ही अधिकार प्रदान किया गया है, संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्विस संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में अधिकार दिया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। स्विस संघ के अंतर्गत संघ की इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त है जो अधिकार ना तो अमेरिकी संघ की इकाइयों को प्राप्त है और न ही सामान्यतया संघ की इकाइयों को प्राप्त होते हैं। कैंटनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से संधियां करने
का अधिकार व सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार ऐसे ही अधिकार है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है और उसके द्वारा संघ और इकाइयों की सरकारों दोनों के ही संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी संघ के अंतर्गत ऐसा ही है, लेकिन स्विस संघ में संघीय न्यायपालिका को केवल कैंटनों की सरकारों के संबंध में ही यह शक्ति प्राप्त है, संघीय सरकार के संबंध में यह शक्ति प्राप्त नहीं है। स्विस संघ के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका के ढांचे में एक ही न्यायालय संघीय न्यायालय है, कोई अधीनस्थ संघीय न्यायालय नहीं है। लेकिन अमेरिकी संघ में संघीय न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे अपीलीय न्यायालय है और सबसे नीचे जिला न्यायालय है। उपयुक्त अंतर संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। इन दोनों संविधानों में अन्य बातों के संबंध में अनेक प्रमुख भेद है। जैसे अमेरिकी शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है।